गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो, कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जिसके 4 पार्ट हमने देख लिए थे। आज देखेंगे पार्ट नंबर 5। देखो, जो चौथा पार्ट देखा था उसके अंदर हमने देख लिए थे कि जो विद्युत उत्पादन था उसके हमने देख रहे थे विद्युत उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कोयला संयंत्र के द्वारा, फिर पढ़ा था नाभिकीय संयंत्र के द्वारा, फिर हमने पढ़ा था जल संयंत्र के द्वारा, और आज हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा संयंत्र के द्वारा किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो 3 के बारे में अध्ययन कर लिया था। चौथा हेडिंग डालेंगे, चौथा हेडिंग डालो पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र से विद्युत का उत्पादन, पवन ऊर्जा संयंत्र से विद्युत का उत्पादन। देखो, चौथा नंबर पे आता है पवन ऊर्जा संयंत्र। इससे हम क्या देखेंगे? विद्युत का उत्पादन देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? विद्युत का उत्पादन देखेंगे। ध्यान से सुनेंगे भाई, पवन ऊर्जा संयंत्र क्या होता है, इससे किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन होता है। ध्यान से सुनेंगे। देखो, जो पवन चक्की आती है ना, पवन चक्की, उस पवन चक्की को हवा के तीव्र वाले क्षेत्र, जहां पे बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो हवा के तीव्र वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे स्थापित किया जाता है उसे। यानी कि जो पवन ऊर्जा संयंत्र होता है, इसे जो हवा होती है ना, हवा, तो तीव्र हवा वाले क्षेत्रों पर कहाँ किया जाता है? उसको स्थापित किया जाता है। जैसे ही हवा चलती है तो ये क्या करता है? इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा, क्योंकि हवा गति करती है, जिसके कारण क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और इनकी गतिज ऊर्जा से क्या होता है? टरबाइन को घुमाया जाता है। क्या किया जाता है भाई? टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे जो संयंत्र होता है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत का उत्पादन हो जाता है। यानी पवन ऊर्जा संयंत्र में गतिज ऊर्जा के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो देखो भाई, इसकी गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? जब हवा चलेगी तो इन संयंत्रों को तीव्र हवा वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, जिससे जैसे ही तेज हवा चलती है तो इनसे जो टरबाइन होते हैं ना, पंखुड़ियां लगी रहती हैं, वो क्या करती हैं भाई? घूमने लगती हैं। और जैसे ही वो घूमती हैं तो जो संयंत्र है, उस संयंत्र में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत उत्पन्न हो जाती है। हमने पिछले पार्ट में मैंने बताया भी था कि जो आप अगर जाएं, जैसे हर्ष हुआ, जीण माता हुआ, इनके स्थान है ना, तो वहां पे क्या है कि तीव्र हवा वाले क्षेत्र, ऊपर एक साइड में हम जाते हैं ना मंदिर में, तो वहां रास्ते के अंदर क्या लगे हुए हैं? पवन ऊर्जा संयंत्र, यानी पवन चक्की लगी हुई है। आपने देखी है तो लगी है वहां पे पवन चक्कियां। तो जैसे ही वहां हवा चलती है तो उनकी जो चक्कियां हैं, वो ऊपर वाला टरबाइन है, वो घूमने लगता है। वो जैसे ही घूमता है तो उस संयंत्र में क्या हो जाता है? विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है? पवन ऊर्जा संयंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? पवन ऊर्जा संयंत्र बोला जाता है। तो इसमें हेडिंग लगा के लिखेंगे पवन ऊर्जा संयंत्र से विद्युत का उत्पादन, और इसमें लिखे भाई तीर का निशान लगा के लिए पवन के तीव्र प्रवाह वाले क्षेत्र, पवन के तीव्र प्रवाह वाले क्षेत्र में पवन चक्की स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। पवन के तीव्र प्रवाह वाले क्षेत्र में पवन चक्की स्थापित की जाती है। दूसरी बात करेंगे भाई, जैसे ही पवन चक्की वहां पे स्थापित करेंगे, अब तेज हवा चलेगी तो उससे क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उनका टरबाइन क्या होगा भाई? घूमेगा। और टरबाइन जैसे घूमेगा तो इस संयंत्र में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हवा की गतिज ऊर्जा, हवा की गतिज ऊर्जा, हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन
जाता है। बात समझ में आई? हवा के, क्या लिखा हमने, हवा के गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाया जाता है। भाई जो पवन के तीव्र प्रवाह वाले क्षेत्र में क्या स्थापित की जाती है, पवन चक्की स्थापित की जाती है, जहां पे तेज हवा चलती है। अब जैसे ही हवा चलेगी तो हवा की गतिज ऊर्जा से क्या हो जाएगा, टरबाइने घुमाया जाता है। टरबाइन को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और लास्ट पॉइंट लिख लियो, टरबाइन से जुड़े हुए जनित में, टरबाइन से जुड़े हुए, टरबाइन से जुड़े जनित्र में विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो ये क्या था भाई, आपका पवन ऊर्जा संयंत्र था। क्या था, पवन ऊर्जा संयंत्र था। तो पवन ऊर्जा संयंत्र क्या था कि पवन के तीव्र प्रवाह वाले क्षेत्र में, पवन के तीव्र प्रवाह वाले क्षेत्र में पवन चक्की स्थापित की जाती है। क्या की जाती है भाई, पवन चक्की स्थापित की जाती है। फिर लिखेंगे भाई हवा की गतिज ऊर्जा से, किसकी गतिज ऊर्जा से, हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन को घुमाया जाता है। हवा की गतिज ऊर्जा से क्या किया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है। और टरबाइन के घूमने से टरबाइन से जुड़े हुए जनित्र में क्या हो जाता है, विद्युत का उत्पादन हो जाता है। किसका उत्पादन हो जाता है, विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो लिख लिया पवन ऊर्जा संयंत्र। अब देखो भाई, पवन ऊर्जा संयंत्र की बात करें, हमने और भी संयंत्र पढ़े और इसके बाद में और भी संयंत्र पढ़ेंगे अभी। लेकिन जो पवन ऊर्जा संयंत्र है, इसके लिए एक विशेष बात होती है। क्या होती है भाई, विशेष बात। तो विशेष बात क्या होती है वो ध्यान देंगे कि ये संयंत्र क्या होता है, अन्य जो संयंत्र होते हैं उनसे कम खर्चीला एवं सस्ता होता है। क्या होता है भाई, कम खर्चीला एवं सस्ता होता है। क्या होता है, कम खर्चीला और सस्ता होता है और अधिक लाभकारी होता है। क्या होता है, अधिक लाभकारी होता है। तो ये विशेष रूप से पवन ऊर्जा संयंत्र क्या होता है, कम खर्चीला होता है, इसमें खर्चा कम आता है, यानी कि सस्ता होता है और अधिक लाभकारी होता है। क्या होता है, अधिक लाभकारी होता है। यानी कि ये क्या होता है, कम खर्चीला, क्या होता है, कम खर्चीला और क्या होता है भाई, सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है और लाभकारी होता है, लाभकारी होता है। तो लिख लीजिए विशेष लगा के लिखेंगे, ये अन्य संयंत्रों की तुलना में कम खर्चीला सस्ता और अधिक लाभकारी होता है। लिख लिया भाई। तो ये क्या था, आपका पवन ऊर्जा संयंत्र था। क्या था, पवन ऊर्जा संयंत्र। अब अगला संयंत्र की बात करेंगे। देखो भाई, अगले संयंत्र की बात करेंगे, वो है सौर ऊर्जा संयंत्र। क्या होता है, सौर ऊर्जा संयंत्र। तो लिखेंगे अब आगे, अगला 5वां लिखेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। क्या लिखेंगे भाई, सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। देखो भाई, सौर ऊर्जा संयंत्र होता क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, ये संयंत्र क्या होते हैं, जैसे हमारी छतों पे या खुले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं भाई, जैसे हमारे घर की छत है, हमारे घर की जो छत होती है वहां पे सौर पैनल लगाए जाते हैं ना, सौर ऊर्जा वाले लगाए जाते हैं ना। जो धूप पड़ती है, धूप जैसे उन पे लाइटों पे जो क्या बोलते हैं उनको, प्लेट, क्या बोलते हैं, प्लेटों पे पड़ती है, तो हमारी क्या होती है, वो प्लेटें चार्ज होती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, आपको विद्युत का उत्पादन होता है, लाइट बनती है ना।
तो ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उनको खुले स्थानों पर, कहां पे स्थापित किया जाता है, खुले स्थानों पर स्थापित किया जाता है, और या फिर कहां पे किया जाता है, हमारी घरों की छतों पर स्थापित किया जाता है। आपने देखा होगा कई कई खेतों में बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहती है ना, प्लेटें से लगी रहती है, तो वो क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्र वाली होती है। कौन सी होती है, सौर ऊर्जा। इनमें क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे भाई, सौर ऊर्जा संयंत्र होता क्या है, इसमें लाइट किस प्रकार से बनती है, समझेंगे एक बार इसे। सौर ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश गिरता है, कैसा आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो इन जो लाइटें होती हैं, ये दर्पण है, आपकी जो सौर ऊर्जा संयंत्र होता है, इसकी जो प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों में क्या लगा रहता है, लेंस या दर्पण। क्या लगे रहते हैं, लेंस या दर्पण लगे हुए थे। तो वो लेंस और दर्पण क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। यानी कि जो इन लाइटों पर, यानी कि जो ये प्लेटें लगी रहती है, इन प्लेटों में जो लेंस लगा रहता है, वो सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने, यानी कि केंद्रित करता है, एक जगह केंद्रित करता है। इस केंद्रित ऊर्जा से क्या बनाई जाती है, ऊष्मा ऊर्जा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, ऊष्मा ऊर्जा। भाई जो ऊर्जा आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, गर्म होता है ना, क्या होता है, गर्म, और गर्माहट के कारण कौन सी ऊर्जा आती है, पढ़ाया था मैंने, अरे इसके पिछले पार्ट में पढ़ाया था, गर्माहट के कारण कौन सी ऊर्जा आती है, ऊष्मा ऊर्जा आती है। कौन सी ऊर्जा आती है, ऊष्मा ऊर्जा। तो जैसे सूर्य का प्रकाश प्लेटों पे पड़ता है, तो प्लेटों पर लेंस लगे रहते हैं। ये लेंस क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अपनी ओर केंद्रित करता है। क्या करता है, अपनी ओर केंद्रित करता है। और ये सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर केंद्रित करता है, तो ये सूर्य का प्रकाश क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। अब ये ऊष्मा ऊर्जा क्या करती है, भाप बनाती है। क्या बनाएगी, भाप बनाएगी। और भाप बनाएगी तो भाप से क्या किया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है। अरे पढ़ाता ना हमने, पढ़ाता क्या, कोयला संयंत्र से भाप बनाई जाती है, और भाप किसको घुमाती है, टरबाइन को, और टरबाइन घूमता है तो फिर क्या आ जाता है, विद्युत का उत्पादन हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत का उत्पादन। तो ये क्या होता है, सौर ऊर्जा संयंत्र होता है। ध्यान से सुनेंगे, इसकी क्या होती है, देखो ऐसे प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं, ऐसे प्लेटें होती हैं, ठीक है भाई, ऐसे प्लेटें लगी रहती है ना, प्लेटें लगी रहती है। अब देखो सूर्य का प्रकाश, जैसे ये क्या है, आपका सूर्य है, क्या है, सूर्य मान लो। जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है, इन पे पड़ता है सूर्य का प्रकाश इन प्लेटों पे, तो यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, लेंस लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, लेंस। ये लेंस क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, यहाँ पे केंद्रित करते हैं। क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। और ये केंद्रित जो सूर्य का प्रकाश है, ये क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा बन जाती है। क्या बन जाती है भाई, ऊष्मा ऊर्जा। अब ये ऊष्मा ऊर्जा क्या करती है, क्या बनाती है, भाप बनाती है। क्या बनाती है भाई, भाप बनाती है। क्या बनाएगी, भाप। और भाप क्या करती है, टरबाइन को क्या करती है, घुमाती है। भाप क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन घूमता है तो जनरेटर में क्या आ जाती है, विद्युत बनती है। क्या बनती है, विद्युत बनती है। तो ये क्या होता है, आपका सौर ऊर्जा संयंत्र होता है। क्या होता है भाई, सौर ऊर्जा संयंत्र होता है। तो इसमें लिखेंगे, सौर ऊर्जा संयंत्र में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, पहला पॉइंट लगा के लिखेंगे, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस या दर्पणों द्वारा, लेंस या दर्पणों द्वारा, लेंस या दर्पणों द्वारा, लेंस या दर्पणों द्वारा केंद्रित किया जाता है। लेंस या दर्पणों की सहायता से केंद्रित किया जाता है, ऐसे लिखेंगे, लेंस या दर्पणों की सहायता से केंद्रित किया जाता है, केंद्रित किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिख लिया आपने। दूसरा पॉइंट लगाएंगे, दूसरा पॉइंट लिखो, केंद्रित सौर ऊर्जा, केंद्रित सौर ऊर्जा, केंद्रित सौर ऊर्जा से भाप बनाई जाती है। केंद्रित सौर ऊर्जा से भाप बनाई जाती है। केंद्रित सौर ऊर्जा से क्या बनाई जाती है भाई, भाप बनाई जाती है। भाप बनाई जाती है। फिर अगला तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। इस प्रकार, इसी में लिख लो, इस प्रकार, इस प्रकार
टरबाइन से जुड़े जनरेटर में विद्युत का उत्पादन हो जाता है। इस प्रकार टरबाइन से जुड़े जनरेटर में विद्युत का उत्पादन हो जाता है। अब लिखेंगे लास्ट, फाइनली लिखेंगे छठा नंबर का लिखेंगे सौर ऊर्जा, सौर प्रकाश वोल्टी ऊर्जा संयंत्र। क्या लिखेंगे? ये भी इसी तरह का, देखो सौर ऊर्जा वाले उनमें क्या लगे रहते हैं? सेल लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? सेल। जो बैटरी वाले होते हैं उनके बारे में लास्ट लिखेंगे छठा, सौर प्रकाश वोल्टी है। छठा नंबर लगाएंगे सौर प्रकाशीय, सौर प्रकाशीय वोल्टीय सेल, वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र, सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। देखो भाई ये क्या होता है? सौर प्रकाशीय, लास्ट कौन सा है? सौर प्रकाशीय वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। देखो इनमें क्या होता है, ये भी सौर ऊर्जा जैसे ही होते हैं, इनमें क्या लगे रहते हैं? सेल लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं भाई? सेल। इनको भी क्या पे स्थापित किया जाता है? खुले स्थानों पर या हमारे घर की छतों पर क्या किया जाता है? इनको स्थापित किया जाता है, या तो खुले स्थानों पर या हमारे जो घर की छत होती है वहां पे स्थापित किया जाता है। ये भी वही है, जैसे इन प्लेटों पर सूर्य का प्रकाश आएगा, क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश आएगा, तो इन प्लेटों पे क्या लगे रहते हैं? सेल लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रकाश वोल्टीय सेल। तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? अपनी ओर केंद्रित करते हैं, जिससे क्या होता है? ये सूर्य के फोटोनों को ग्रहण करते हैं। किनको ग्रहण करते हैं? फोटोनों को। देखो फोटोन शब्द आया था, इसका मतलब समझना भाई, सूर्य के फोटोनों को ग्रहण करते हैं, इनकी ऊर्जा के छोटे छोटे फोटोनों को। तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं ना, ऊर्जा के छोटे छोटे रूप, इनको क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोन। क्या बोला जाता है? ऊर्जा का छोटा छोटा कण या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, उनको क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोन। तो देखो क्या होता है कि जैसे सूर्य के प्रकाश को इनके छोटे छोटे बंडल या छोटे छोटे फोटोनों के रूप में ये ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करता है तो चार्ज क्या होंगे? सेल चार्ज होंगे ना। तो सेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? उत्तेजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तेजित हो जाएंगे, तो वो चार्ज होने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चार्ज। और इस प्रकार से क्या हो जाता है? उस संयंत्र में क्या हो जाती है? विद्युत का उत्पादन हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत का उत्पादन हो जाता है। आपने देखा है कि जैसे बैटरी आती है, जैसे आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी में क्या हो जाती है? विद्युत उत्पादन हो जाता है, फिर वो चार्ज चलने लगती है, डूबने लगती है ना बैटरी। तो इसी प्रकार उसमें क्या होते हैं? सेल होते हैं, तो वो चार्ज हो जाते हैं ना। तो इनमें क्या हो जाता है? सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों में क्या होते हैं? सेल होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो वो सेल क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? विद्युत का उत्पादन हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में इन संयंत्रों में खुली जगह या छतों पर, इन संयंत्रों में खुली जगह या छतों पर, खुली जगह या छतों पर, खुली जगह या छतों पर, खुली जगह या छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। सौर पैनल लगाए जाते हैं। इन संयंत्रों में खुली जगह या छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। 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 इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सूर्य की किरण जब पैनल के सेल पर आपतित होती है, पैनल के सेल पर आपतित होती है, सूर्य की किरण जब पैनल के सेल पर आपतित होती है, आपतित का मतलब गिरती है, आती है,
आतित होती है तो ये सेल आतित होती है तो यह सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण करके प्रकाश के फोटोन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में प्रकाश के फोटोन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं। ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं। ये आवेशित कण विद्युत धारा के रूप में परिपथ को विद्युत प्रदान करते हैं। ये आवेशित कण विद्युत धारा के रूप में परिपथ को विद्युत प्रदान करते हैं। विद्युत धारा प्रदान करते हैं। तो ये क्या हो गए भाई, आपका विद्युत का उत्पादन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? विद्युत के उत्पादन। तो विद्युत का उत्पादन 6 प्रकार के संयंत्र हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? कोयला संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, जल संयंत्र। ये तीनों तो क्या कहते हैं, पिछले पार्ट में पढ़े थे। आज के पार्ट में हमने कौन से पढ़े? पहला तो पढ़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, फिर पढ़ा सौर ऊर्जा संयंत्र और फिर पढ़ा सौर प्रकाशीय वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। तो ये 6 संयंत्र आपने पढ़ लिए हैं। इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। आगे लिखेंगे अगली हेडिंग ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या लिखेंगे? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे लिखेंगे भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे कि भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है। ऊर्जा मतलब समझते हैं, संरक्षण का मतलब उसको कैसे बचाया जाता है, किस प्रकार से उसका संरक्षण किया जाता है। तो ये आगे पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, पहले तो ये समझेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है। तो ध्यान देंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जा होती है, क्या होती है? ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता। इसे ही क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे भाई, जो ऊर्जा होती है इसको हम ना तो बना सकते और ना ही से नष्ट कर सकते। लेकिन जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को ना तो बना सकते और ना नष्ट कर सकते। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात जो ब्रह्मांड होता है, हमारा संसार है, उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। क्या होती है? नियत होती है, निश्चित होती है, संरक्षित होती है। क्या होती है? नियत होती है या निश्चित होती है या संरक्षित होती है। तो उसे क्या बोला जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बोला जाता है। तो समझ में आया होगा आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। समझ में आई बात? तो लिखा दें इसे, लिख लीजिए इसी की परिभाषा। देखो, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को इस नियम के अनुसार
ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन आगे लिखेंगे, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। समझ में आई बात? यानी कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो बात समझ में आई क्या आपको? ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात समझ में आई? ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। अब आगे लिखेंगे संरक्षी बल। क्या लिखेंगे भाई? संरक्षी बल। तो आगे हेडिंग डालेंगे संरक्षी बल। आगे हेडिंग डालो संरक्षी बल। संरक्षी बल। देखो भाई, ध्यान देंगे संरक्षी बल होता क्या है, एक बार समझ लीजिए इसे। संरक्षी बल होता क्या है? देखो ध्यान देंगे भाई। अरे देख लो भाई, देखो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति और मान लो ये लास्ट स्थिति होगी, ठीक है। यहां से कोई वस्तु गति करती है। क्या करती है? गति करती है। देखो ऐसे गति करते हुए एक पूरा चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? एक पूरा चक्कर लगाती है। ध्यान देंगे। तो ये तो इसकी हो गई प्रारंभिक स्थिति, और यहाँ पे आएगी तो वो कौन सी स्थिति हो जाएगी? अंतिम स्थिति। कौन सी हो जाएगी? अंतिम स्थिति। तो यदि किसी वस्तु की एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा, एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा वो उतनी ही रहे। एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा उतनी ही रहे जितनी प्रारंभिक स्थिति में थी। मान लो इसकी प्रारंभिक स्थिति में गतिज ऊर्जा कितनी थी? 2 जूल की थी। कितनी थी? 2 जूल की। और लास्ट स्थिति में यानी कि संपूर्ण पूरे चक्कर में भी कितनी रहती है? 2 जूल की रहती है। कितनी रहती है? 2 जूल। यानी कि पूर्ण चक्कर में उसकी गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो उस वस्तु पर लगाया गया बल कौन सा कहलाएगा? संरक्षी बल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? संरक्षी। समझ में आई बात? यदि किसी वस्तु के एक पूर्ण चक्कर में उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है जितनी उसकी प्रारंभिक स्थिति में थी, तो उस वस्तु पर लगाया गया बल कौन सा कहलाएगा? संरक्षी बल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? संरक्षी बल। समझ में आई बात? तो देखो क्या कहा मैंने
कि किसी वस्तु के एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा उतनी ही रहे जितनी उसकी प्रारंभिक स्थिति में थी, तो उस वस्तु के निकाय पर लगाया गया बल कौन सा कहलाएगा? संरक्षी बल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? संरक्षी बल। समझ में आ गई बात? तो लिख लीजिए, फिर लिखिए संरक्षी बल के बारे में। जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक पूर्ण चक्कर के बाद जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक पूर्ण चक्कर के बाद जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक पूर्ण चक्कर के बाद उतनी ही हो जितनी प्रारंभिक स्थिति में थी, तो वस्तु के निकाय पर लगाया गया बल संरक्षी बल कहलाता है। संरक्षी बल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? संरक्षी बल कहलाता है। समझ में आई बात? अब ध्यान देंगे भाई, जो संरक्षी बल है ना, संरक्षी बल देखो, ध्यान देंगे भाई, संरक्षी बल है ना, संरक्षी बल वो कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देंगे, जो आपका ये पथ हो गया, पथ कौन सा पथ को क्या बोलते हैं? पथ यानी रास्ता। जिस रास्ते से वो वस्तु गुजरती है, इस रास्ते से वस्तु गुजर रही है, अरे इस रास्ते से वस्तु गुजर रही है वस्तु, ऐसे चक्कर लगाएगी, पूरा चक्कर लगाई ना, तो इस रास्ते पर वस्तु ये संरक्षी बल निर्भर नहीं करता। तो फिर निर्भर करता किस पर है? करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि संरक्षी बल का मान किस पर निर्भर करता है? संरक्षी बल का मान किस पर निर्भर करता है? संरक्षी बल का मान निर्भर करता है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर। किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम, यानी कि इसकी प्रारंभिक स्थिति कौन सी थी और अंतिम स्थिति कौन सी थी। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर क्या करता है? संरक्षी बल निर्भर करता है, यानी कि इसके पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ कैसा ही हो इसको कोई मतलब नहीं है, यानी पथ पर तो ये निर्भर नहीं करता, लेकिन किस पर निर्भर करता है? अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करता है। तो बात समझ में आ गई क्या? कि संरक्षी बल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आई बात? तो संरक्षी बल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। फिर निर्भर करता किस पर है? अरे संरक्षी बल का मान निर्भर किस पर करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर। तो कौन किस पर करता है? प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। समझ में आएगी बात? आ गई क्या आपको? अरे संरक्षी बल किस पर निर्भर करता है? निकाय की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर, ना कि पथ पर निर्भर करता है। तो लिख लीजिए इसे, नीचे तीर का निशान लगा के लिख लीजिए। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये आपका संरक्षी बल हो गया है। संरक्षी बल की निर्भरता हो गई है। संरक्षी बल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, ना कि पथ पर निर्भर करता है। अब आगे देखेंगे भाई, अगला टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक है
यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। कौन सा पढ़ेंगे? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम देखेंगे भाई, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम होता क्या है ना। देखो भाई, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम होता क्या है? यदि संरक्षी बलों की उपस्थिति में, किन की उपस्थिति में? संरक्षी, अभी पढ़ा है ना संरक्षी बल, पढ़ा ना संरक्षी बल। तो संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की, संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। इसे ही क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बोला जाता है। समझ में आई बात? यानी कि किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत। अरे किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। किसकी उपस्थिति में रहती है? संरक्षी बलों की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? संरक्षी बलों की उपस्थिति में। समझ में आई बात? तो संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। इसे क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बोला जाता है। जैसे देखो आपने पढ़ा है ना, यांत्रिक ऊर्जा पढ़ी है क्या आपने? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? क्या होती है? Em बराबर EK प्लस EP, यही होती है क्या रे? अरे यही होती है क्या? मैंने लिखाया था क्या? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफली होती है। तो ये तो क्या है? EK, के का मतलब क्या होता है? काइनेटिक। क्या होता है? काइनेटिक। और काइनेटिक यानी गतिज। क्या होती है? गतिज। ई का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। तो ये कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। कौन सी होगी भाई? गतिज ऊर्जा। पी का मतलब क्या होता है? पॉइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? पॉइनेटिक एनर्जी। तो पॉइनेटिक एनर्जी किसे बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा को। किसे बोला जाता है? स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? EM। EM क्या होती है? एम का मतलब क्या होता है? मैकेनिक। क्या होता है? मैकेनिक एनर्जी। तो मैकेनिक एनर्जी किसे बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का कुल मान क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। कब होगा? संरक्षी बलों की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? संरक्षी बलों की उपस्थिति में। समझ में आई बात? संरक्षी बलों की उपस्थिति में। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। इसे क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बोला जाता है। ठीक है भाई, तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा। लिखें, इस नियम के अनुसार संरक्षी बलों की उपस्थिति में, इस नियम के अनुसार संरक्षी बलों की उपस्थिति में, संरक्षी बलों की उपस्थिति में, इस नियम के अनुसार संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा, किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत बनी रहती है। नियत बनी रहती है। नियत बनी रहती है। अर्थात नीचे लिख देंगे EM बराबर EK प्लस EP। नीचे लिख देंगे EM बराबर EK प्लस EP। इनका मतलब समझ गए ना भाई? इनका मतलब समझ गए ना? काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पॉइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, EM यानी मैकेनिक एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आई बात? अब आगे हेडिंग लगाएंगे। आगे हेडिंग लगाओ, कुल ऊर्जा संरक्षण नियम। कुल ऊर्जा संरक्षण नियम क्या लगाएंगे? कुल
ऊर्जा संरक्षण नियम। कुल ऊर्जा संरक्षण नियम, देखो भाई क्या होता है, ध्यान देंगे। कुल ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में देखेंगे भाई। कुल ऊर्जा संरक्षण नियम होता क्या है, ध्यान दो भाई। संरक्षी बलों की बात कर रहे हैं। अगर संरक्षी बलों के साथ साथ असंरक्षी बल भी काम करे, संरक्षी बलों के साथ साथ कौन सा बल काम करे, असंरक्षी बल भी कार्य करे, तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है या नियत रहती है। नियत नहीं रह पाती, किंतु निकाय की संपूर्ण ऊर्जा, निकाय की संपूर्ण ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। तो उसे को क्या बोला जाएगा, कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम। बात समझ में आई? देखो दोबारा सुन लो। यदि संरक्षी बलों के साथ साथ, संरक्षी बलों के साथ साथ असंरक्षी बल भी काम करे, कौन सा बल काम करे, असंरक्षी बल भी काम करे, तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रहती है। निकाय की यांत्रिक ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रहती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित क्यों नहीं रहती, क्योंकि संरक्षित बल, कौन सा बल काम कर रहा है, एक तो संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल कर रहे हैं ना। संरक्षी बल काम करे तो यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, लेकिन अब संरक्षी बल के साथ साथ कौन सा बल और काम कर रहा है, असंरक्षी बल, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रहता है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा क्या हो जाती है, संरक्षित हो जाती है, नियत हो जाती है। क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। तो इसे क्या बोला जाएगा, कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोला जाएगा, कुल ऊर्जा संरक्षण। समझ में आई बात? अरे आई क्या बात है, यानी कि ये कह रहा है कि ई टोटल क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। इनमें सभी ऊर्जाएं आ जाएंगी जो भी आपके पास है, ई एम प्लस ई ध्वनि प्लस ई ऊष्मा प्लस ई प्रकाश प्लस आप लिख सकते हैं ई अन्य जो भी ऊर्जा है, इसके बराबर ये सभी क्या रहती हैं, नियत रहती हैं। क्या रहती हैं, नियत रहती हैं। क्या रहती हैं भाई, नियत रहती हैं। समझ में आई बात? यानी कि टी का मतलब टोटल जो ऊर्जा है, जैसे इसमें मैकेनिक एनर्जी आ गई, ध्वनि ऊर्जा आ गई, ऊष्मा ऊर्जा आ गई, प्रकाश ऊर्जा आ गई, अन्य जो भी और भी ऊर्जा है, ये सभी क्या रहती हैं, नियत रहती हैं। क्या रहती हैं, नियत रहती है। तो इसे क्या बोला जाता है, कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुल ऊर्जा संरक्षण। और कुल ऊर्जा कब संरक्षित रहेगी, अरे कुल ऊर्जा कब संरक्षित रहेगी, जब संरक्षी बल के साथ साथ असंरक्षी बल भी काम करे। कौन सा बल काम करे, संरक्षी बल के साथ साथ असंरक्षी बल भी काम करे, तो निकाय की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, संरक्षित रह जाएगी। तो इसे कौन सा नियम बोलेंगे, कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलेंगे। लिख लीजिए इसकी परिभाषा। यदि किसी निकाय पर संरक्षी बल के साथ साथ असंरक्षी बल भी कार्य करे, संरक्षी बल के साथ साथ असंरक्षी बल भी कार्य करे, यदि किसी निकाय पर संरक्षी बल के साथ साथ असंरक्षी बल भी कार्य करे, तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रह पाती, निकाय की यांत्रिक ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रह पाती, किंतु निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है। किंतु निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है। किंतु निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है। अर्थात लगा लिया, अर्थात लगा लिया तो भी नीचे तार देंगे। ई टोटल बराबर ई एम प्लस ई ध्वनि
मैकेनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्म ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, अन्य ऊर्जा, ये सभी क्या रहेंगी, नियत रहेंगी। क्या रहेंगे भाई, नियत। तो ये तार देंगे भाई नीचे, ये तार दीजिए आप। तो देखो हमारा जो कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का 5वां पार्ट था, इसमें इतना ही देखेंगे। इसमें जो भी देखा आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगला जो हमारा 6ठा पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे ऊर्जा क्षय के बारे में, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय और एक शक्ति का टॉपिक देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।